बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की कहानी थमने का नाम नहीं ले रही है और अब तो खबर यह है कि गिरफ्तार संत चिन्मय दास के वकील पर जानलेवा हमला किया गया है। यही वजह है कि बांग्लादेश के खिलाफ विद्रोह और विरोध की आग और तेज होती जा रही है। संत चिन्मय दास के वकील पर हमला। आईसीयू में भर्ती चिन्मय दास के वकील रमेन रॉय। बांग्लादेश में आकर कब थमेगी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा। ये तस्वीर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का सच बयां करती है। चिन्मय दास के वकील रमेन रॉय की ये तस्वीरें बता रही हैं कि बांग्लादेश में हिंदू होना कितना बड़ा अपराध बन गया है। ये तस्वीर बता रही है कि अल्पसंख्यकों के साथ बांग्लादेश में क्या सलूक किया जाता है। रमेन रॉय को बांग्लादेश की कट्टरपंथी ब्रिगेड ने इस बात की सजा दी है कि उन्होंने संत चिन्मय दास का केस लड़ने की हिम्मत दिखाई। कोलकाता इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमण दास ने रमेन रॉय की ये फोटो शेयर की है। इस ट्वीट के जरिए जानकारी दी गई है कि रमेन रॉय के घर पर न सिर्फ लूटपाट की गई बल्कि उन पर बेरहमी से हमला किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो आईसीयू में एडमिट हैं। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि रमेन रॉय चिन्मय दास का केस लड़ रहे थे। हम आशा करते हैं कि चिन्मय कृष्ण दास को न्याय मिलेगा। आज हम देख रहे हैं कि बहुत दिनों से वो जेल के अंदर में हैं, बहुत ही कठिन परिस्थिति में हैं। लेकिन एक जो खबर मिली है कि उनके जो पिछले वकील थे रमेन रॉय, उनके ऊपर लास्ट वीक में जो हमला हुआ था तो वो बहुत ही सीरियस अवस्था में है, आईसीयू में है। तो हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं बांग्लादेश गवर्नमेंट से कि जो भी चिन्मय कृष्ण प्रभु के एडवोकेट हैं या उनको डिफेंड करने के लिए आ रहे हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी तो हमने देखा कि लास्ट वीक उनके साथ में जो भी आया था उनके साथ खड़ा होना। बांग्लादेश में हो रही इस हिंसा पर देश भर के सियासत में जबरदस्त उबाल है। सत्ता पक्ष जहां इस मुद्दे पर विपक्ष पर सेलेक्टिव नैरेटिव का आरोप लगा रहा है, वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार से सवाल कर रहा है। जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, जिस प्रकार से उनके साथ में मारकाट कर रहे हैं, मुझको ताज्जुब होता है कि एक भी सपा हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य दल का हो, एक भी व्यक्ति के मुंह से एक शब्द उनके लिए नहीं निकला है, क्योंकि अल्पसंख्यक हिंदू है। आप फलस्तीन की बात कर सकते हो, अफगानिस्तान की बात कर सकते हो, लेबनान की बात कर सकते हो, आप बेरूत की बात कर सकते हो, लेकिन बांग्लादेश के अल्पसंख्यक की बात क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि आपको इनका वोट बैंक नहीं दिखता है। मैं समझता हूं कि वोट बैंक की राजनीति करने वाले ये सपा, बसपा, माकपा, बाकपा, आप जितना दल है, ये अस्तित्व विहीन स्थिति में भारत की राजनीति में है, इसलिए केवल आरोप के माध्यम से ये चर्चा में रहना चाहते हैं। Whatever going there in Bangladesh is very unfortunate. The minority protection is very, very important as far as Bangladesh is concerned. We already, the opposition parties, expressed our concern about the Bangladesh ISKCON priest. And today the house is functioning normally. Then this issue also raised during the zero hour. Then this India Alliance parties gave a notice to raise this matter during the zero hour. कल मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी और उनसे रिक्वेस्ट किया था कि अब समय आ गया है कि बहुत वैसे ही अगस्त से इस तरीके का टारगेटेड वायलेंस चल रहा है। इस्कॉन जिसने इतनी सेवा की है हमारे धर्म के लिए, उनको भी बैन करने की परिस्थिति आ गई थी। एक बात की जा रही थी, उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, बैंक अकाउंट्स। उनके जो प्रीस्ट हैं उनको अरेस्ट किया हुआ है। जो यहाँ पर ट्रैवल परमिट्स के साथ आ रहे थे उनको आने से रोक दिया है। और इस परिस्थिति में भी हम चुप बैठे हुए हैं। ये मैं मानती हूँ कि बहुत ही दर्दनाक है। हमारे बांग्लादेशी हिंदू भाई बहन, जिसके लिए पूरा सीए कानून भी बनाया गया था कि गृह मंत्री ने उस पर खूब राजनीति की थी, उन्होंने कहा था कि कोई भी परसिक्यूटेड माइनॉरिटी होगी उनको संरक्षण भारत सरकार करेगी। अब भारत सरकार चुप क्यों है? मैंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को भी लिखा है कि आपका स्टेटमेंट होना चाहिए फ्लोर ऑफ द हाउस पर। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता पर अपनी चिंता जताई है।
बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जिस तरह की क्रूरता की जा रही है, उसकी चर्चा दुनिया भर के अखबारों में हो रही है। यही वजह है कि बांग्लादेश सरकार के खिलाफ विरोध की आवाज तेज होती जा रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक कार नहर में जा गिरी। आरोप है कि गूगल मैप के गलत रास्ता बताने पर यह हादसा सामने आया। गनीमत रही कि कार सवार तीनों लड़कों को बचा लिया गया है। नहर में गिर गई कार, गूगल मैप ने दिखाया गलत रास्ता। टेक्नोलॉजी जहां हमारे लिए फायदेमंद है, वक्त भी बचाती है, लेकिन कहीं कहीं इस पर ज्यादा निर्भरता मुश्किल भी खड़ी कर सकती है। गूगल मैप बेहद ही लोकप्रिय ऐप है। अगर हम कहीं रास्ता भटक जाएं, तो गूगल मैप सही रास्ते तक पहुंचाने में मदद करता है। बरेली में एक कार नहर में गिर गई। हालांकि गनीमत रही कि कार में सवार तीनों लड़कों की जान बच गई, लेकिन हादसे की वजह गूगल मैप के बताए गए गलत रास्ते को बताया जा रहा है। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के कालापुर नहर की यह घटना है। तीनों दोस्त कानपुर से पीलीभीत जा रहे थे, लेकिन गूगल मैप ने धोखा दे दिया। हादसे की खबर मिलने के बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से तीनों लड़कों को बाहर निकाला है। बताया जा रहा है कि जो उस वक्त थाने की चीता 17 ड्यूटी पर थी, उसको तुरंत सूचना दी गई थी और वो आई और आकर के उसने जो हाइड्रा है, हाइड्रा की मदद से इसको कार को बाहर निकलवाया था। और ये वो कार है HR79D 9286। यही वो रास्ता है जहां से वो गिरे थे। हाँ, यही वो जगह है जहां पर उनको समझ में नहीं आया या दिखाई नहीं दिया या किस कारण से, मतलब गाड़ी यही जाकर के पलट गई। वो नहर वाला रास्ता पकड़ लिए। नहर का रास्ता काफ़ी ख़राब है, टूटा हुआ है, और जिस कारण जो है वो नहर में उनकी गाड़ी चली गई और पलट गई। कोई जनहानि नहीं हुई, कोई चोट नहीं लगा। गूगल मैप से लोकेशन देखकर यात्रा करना काफी खतरनाक होता दिख रहा है। कुछ दिन पहले अधूरे पुल से कार गिरने में बड़ा हादसा हुआ था। इससे भी गूगल मैप की गलती उजागर हुई। 24 नवंबर को गूगल जीपीएस मैप की गलती से 3 लड़कों की जान चली गई। उनकी कार पुल से नीचे गिर गई। बदायूं की दातागंज पुलिस ने गूगल को नोटिस जारी किया है, जिसमें रास्ते के गुरुग्राम ऑफिस से पूछा गया कि जहां हादसा हुआ वो रास्ता खुला हुआ क्यों दिखाया और पुल को टूटा हुआ क्यों नहीं दिखाया गया। नोटिस में गूगल के रीजनल मैनेजर का नाम पूछा गया है ताकि एफआईआर में उसका नाम शामिल किया जा सके। पिछले महीने तीनों लड़के गुरुग्राम से शादी में शामिल होने जा रहे थे। गूगल मैप के भरोसे यात्रा कर रहे थे। तीनों फरीदपुर मार्ग पर रामगंगा नदी के टूटे हुए पुल पर हादसा हुआ, जिससे कार 50 फीट नीचे गिर गई। दातागंज कोतवाली ने पीडब्ल्यूडी के 4 कर्मचारियों के अलावा कुछ और लोगों के खिलाफ लापरवाही की एफआईआर दर्ज की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश के संभल में दोबारा कोई अनहोनी ना हो, इसको लेकर अभी भी चप्पे चप्पे पर लोगों की निगरानी की जा रही है। नेताओं के संभल जाने पर सख्त मनाही है। बावजूद इसके संभल कांड को तूल देने के लिए अलग अलग पैंतरों का भी इस्तेमाल हो रहा है। संभल कांड में सियासी उफान। नेताओं के बयान से राजनीतिक घमासान। अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। संभल को उकसाने वाली नई साजिश। संभल की कहानी का पूरा सच साजिशों के पर्दों में है, जिसे तलाशने के लिए पूरा सिस्टम लगा हुआ है। लेकिन राजनीतिक दलों के लिए मौका सियासी रोटियां सेकने का है। इसलिए समाजवादी पार्टी संभल कांड पर बीजेपी को घेरने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ रही है। समाजवादी पार्टी कभी इस तरह के व्यवहार को स्वीकार नहीं कर सकती है। हमारी प्रायोरिटी है कि संभल पर चर्चा हो, संभल की बात हो। कम से कम जो दोषी अधिकारी हैं जिनकी वजह से वहाँ जाने गई हैं, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हुआ है, और जो लोग हर जगह खोद देना चाहते हैं, खोदना उनका लक्ष्य बन गया है। जो लोग खोदना चाहते हैं वो याद रखें, देश का सौहार्द भी खो देंगे एक दिन। क्या लगता है सर आप? वो ठीक कह रहे हैं।
इस सर्वे के जरिए पूरे देश में अशांति पैदा करने की साजिश हो रही है और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए उसका नोटिस ले और इस तरह के सर्वे के आदेश करने वाले जजों के खिलाफ कार्रवाई करें। 24 नवंबर को संभल में जो कुछ हुआ उसे पूरे देश ने देखा है। दंगाइयों और पुलिस के बीच हुई इस हिंसा में 4 लोग मारे गए थे। प्रशासन अभी भी संभल कांड में साजिश के सूत्रधारों को तलाश रहा है। कई चेहरे पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, जबकि कई लोग अभी भी बाकी हैं। लेकिन इससे पहले कि संभल कांड का पूरा सच सामने आए, नेताओं के लिए संभल में अलग अलग संभावनाएं तलाशने के मौके बन गए। संभल में जो जिस तरह कल हमारे कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता और प्रदेश अध्यक्ष को रोका गया, अन्य नेताओं को रोका गया, हम शांति बहाली के लिए जा रहे हैं, वो हमारे लिए प्राथमिकता है। ये भाजपा की लगाई हुई आग है हर मुद्दों से ध्यान भटकाने। ये नया ट्रेंड चला है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, हर मजार के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है। ये आप मुल्क को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? या आप मुल्क को फिर से एक बार सिविल वार के दहाने के ऊपर लाके खड़ा करना चाहते हैं? जबकि प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारत के प्रधानमंत्री जी सबके विश्वास की बात कर रहे हैं। जो खड़ा हुआ वो अदालत में चला गया, निचली अदालत में, और अपने हक में फैसला करा के ले आया और पूरी तरीके से मुल्क को तबाही के और बर्बादी के दहाने को बला के खड़ा किया जा रहा है। इसी बीच खबर ये भी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में संभल कांड को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। विश्वविद्यालय से जुड़े छात्र इस घटना को बाबरी से जोड़कर देख रहे हैं और एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। नौजवानों पर गोली चलाने का काम किया है उन्हीं सरकारी अफसरों के द्वारा, जो पूरा साजिश के तहत था, प्री प्लान था। वो लोग अपने घरों को अपनी दुकानों से, अपनी रेडियो से, अपनी मजदूरी से अपने घरों को लौट रहे थे। उनकी माएँ इंतजार कर रही थी, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि किस तरीके की गंदगी वाला प्लान बन चुका है। फिलहाल संभल संगीनों के साए में और हर एक संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है ताकि कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाने वाले किसी नई साजिश में कामयाब न हो सके। और वहीं आरएसएस को लेकर पूर्व और वर्तमान चिकित्सा मंत्री आमने सामने हो गए हैं। कल पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा था कि चिकित्सा संस्थानों में विचारधारा के आधार पर लोग हैं, चिकित्सा और शिक्षा का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। जिस पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारे लिए योग्यता प्राथमिकता है, हमारे यहां कई संस्थाओं के लोग हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में घोटाले ही घोटाले हुए हैं। कि हमारे यहाँ पर कई संस्थाओं के कई लोग हैं, कई कल्ट्स, कई ऑर्गेनाइजेशंस में से एफिलिएटेड है। पर ऐसा नहीं है कि हमने कुछ आरएसएस के लोगों से लेके हमने सब पद भर दिए। ऐसा मुझे बताएं, 1, 2, 3 कितने, हमारे इतने पद हैं, हजारों पद हैं, कितने ऑक्यूपाई करें वो तो स्पष्टीकरण तो हमें बताएं। क्या वो 5 बता सकते हैं, 3 बता सकते हैं, 10 बता सकते हैं, 20 बता सकते हैं? हम तो हजारों पद भरे हैं इसके अंदर। ये तो बिल्कुल ही फालतू की बात है कि भाई हमारे ऊपर आरोप। अगर कोई संस्था का कॉम्पिटेंट आदमी होगा, है ना, जैसे दीपक महेश्वरी जी है, ये कॉम्पिटेंट आदमी है, तो कल के कहते हैं कि भाई वो इस संस्था से हैं, उनको लगा दिया। टोटल नंबर बता दो, आपके पास हिम्मत है तो बता दो कि कौन कौन से पद पे लगा है, बताओ। ये तो फालतू की बेबुनियादी आरोप है बिल्कुल। जयपुर में न्यूज 18 से बातचीत में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने विपक्ष पर मुद्दा विहीन होने का आरोप लगाया। प्रेमचंद बैरवा के मुताबिक राजस्थान प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, ऐसे में विपक्ष के पास बोलने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है। सरकार को 15 दिसंबर को 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। ऐसे में 1 वर्ष के अंदर राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन, साथ ही साथ में पहली वर्षगांठ। पीएम मोदी इन दोनों कार्यक्रमों के ऊपर जयपुर आ रहे हैं। इन दोनों कार्यक्रमों के अंदर जयपुर आने के क्या कुछ मायने हैं, इसको लेकर हमारे साथ डिप्टी सीएम
प्रेमचंद बैरवा जी मौजूद है। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी 1 महीने के अंदर 2 बार जयपुर आ रहे हैं, क्या मायने हैं, ऐसा क्या करिश्मा दिखाया है भजनलाल सरकार ने? देखिए, डबल इंजन की सरकार और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि युवाओं के हाथ में 2047 का भारत दूं मैं, उसको लेकर एक विकसित भारत की जो विजन, जो सोच है, उसको पूरा करने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा ने पहले दिन से ही इस पे काम करना शुरू किया हमारी सरकार ने, जो कि आप ERCP से लेकर, आप महिलाओं को गैस सिलेंडर से लेकर, आप हमारे गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाने से लेकर तमाम इस तरह के काम कर रहे हैं जिससे कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, राजस्थान का जो पीछे की पंक्ति में खड़ा है, पिछड़ा हो चाहे दलित हो, उसको आगे लाने के लिए अनेक सरकारी योजनाओं के द्वारा उनको आगे लाने का जो काम कर रहे हैं, इसको लेकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों से जो राइजिंग राजस्थान, जो इतना इन्वेस्टमेंट विदेशों में इतने लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए और अनेक राज्यों से इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पर वो आना चाह रहे हैं और वो MOU किया भी है उन्होंने। इसलिए किया है कि अपार संभावनाएं इस राजस्थान में हर क्षेत्र में है, चाहे माइनिंग लो, चाहे आपकी सोलर ऊर्जा, विंड आदि में बहुत अपार संभावनाएं है, टूरिज्म वगैरह में। तो उनको लेकर लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। उनको लेकर एक इन्वेस्टमेंट मीट 9 दिसंबर से 11 दिसंबर का है। तो हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से उनके हमारे मार्गदर्शन में हम करना चाह रहे थे, इसलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आ रहे हैं। डिप्टी सीएम साहब, लेकिन जो विपक्ष है वो तो इस बात को लेकर कोस रहा है पक्ष को कि ये जो MOU हो रहे हैं इतने बड़े, अब तक का कहा जा सकता है कि इतिहास में सबसे ज्यादा ये MOU हुए हैं, ये कितने धरातल के ऊपर उतर पाएंगे? देखिए, हमारी सोच है कि जिस तरह से पहले जो कांग्रेस सरकार रही वो लास्ट के साल में उन्होंने इस तरह का जो MOU किया है, जो इस तरह का इन्वेस्टमेंट मीट की है, वो साल के अंत में किए है जिससे कि वो धरातल पे नहीं उतार सके। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो ये सोच है कि अगर हम पहले साल में MOUs करेंगे तो हम उन 4 साल में उनको धरातल पे ला सकेंगे। कोई कमी बेसी जिनमें हुई और उनको जो यहाँ आने में, इन्वेस्टमेंट करने में जितनी सहूलियत हो, एकल खिड़की विंडो से हम उनके सारा काम सरलीकरण से करें और उनको हम सहयोग प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप से हम 4 साल में उसको यहाँ पे धरातल पे ले पाएंगे। राजस्थान को कहा जाता था कि जो मरुभूमि है, जिस तरीके से कई क्षेत्रों के अंदर पिछड़ा हुआ राज्य बताया जाता था, उसको आप विदेश भी गए राइजिंग राजस्थान को लेकर, किस तरीके से आपने वहां पे रिप्रेजेंट किया कि जिस तरीके से ऊर्जा के क्षेत्रों में इस तरीके के बड़े जो MOU हुए, क्या कुछ खास आपने देखा? इस तरह से ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा राजस्थान में कुछ कमी है तो उस कमी को पूरी करने के लिए हमारे जो धरातल और जो समतल भूमि है और जो ऐसी भूमि जिसमें खेती नहीं हो सकती है और ऐसी भूमि हमारे पास राजस्थान में खूब है, उसमें हम सोलर का प्लांट लगाकर सोलर ऊर्जा से ऊर्जा उत्पादन करेंगे तो हमारे राजस्थान को हम दे पाएंगे। तो देखिए, ये थे हमारे साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जी। इन्होंने कहा है कि PM मोदी जो हैं दिसंबर के महीने के अंदर 2 बार आ रहे हैं, जिसके क्या कुछ मायने हैं उन्होंने बताया। सरकार के 1 साल का जो कामकाज है उसका भी विजन डॉक्यूमेंट उस दिन जारी किया जाएगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। व्लादिमीर